नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के सी। तो आज का अपना टॉपिक है मेटाबॉलिक डिजीज। तो आज हम बात करेंगे कि जो उपापचयी प्रक्रिया है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है, अपचय और उपचय की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनकी वजह से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुख्य मुख्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो मुख्य-मुख्य मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं अपनी ये। तो सबसे पहले तो इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं और इनमें से भी जो अपनी प्रमुख डिजीज़ हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीटोसिस। तो जो कीटोसिस है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं अपनी ये। तो हमने मुख्य-मुख्य के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। कीटोसिस, मिल्क फीवर, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, डाउनर काउ सिंड्रोम, फैटी काउ सिंड्रोम, हाइपोमैग्नीशियमिक टेटेनी, पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया, प्रेग्नेंसी टॉक्सेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। अब देखिए, जो कीटोसिस है उसको किस नाम से जाना जाता है और इसके सिनोनिम कौन कौन से हैं? एसीटोनेमिया। ठीक है। और दूसरा नाम है इसका हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स कम, ठीक है। ग्लाइसेमिक कंडीशन यानी जो ग्लूकोज है। तो नॉर्मली नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से या ये कहें कि ऊर्जा की कमी की वजह से यह कीटोसिस डिजीज होती है। इसमें कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है। डिटेल में बात करेंगे आगे कारण लक्षण उपचार के सहित। अगला है मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है और मिल्क फीवर को? पार्चो पार्चोरेंट पेरेसिस। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मीन्स कम, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम। काविंग पैरालाइसिस, प्रसव के समय जब जानवर बैठी हुई अवस्था में रह जाता है, तो इस तरह की अवस्था बनती है कि जानवर बैठा हुआ रह जाता है और ऐसा लगता है जैसे इसका पैरालाइसिस हो गया। ठीक है। तो वहीं से ये टर्म बनी है काविंग पैरालाइसिस। ठीक है। अगला है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। तो ये क्या है? पोस्ट मीन्स बाद में, पार्चुरेंट यानी प्रसव के। तो प्रसव के बाद हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन का किसके अंदर आना? यूरिन के अंदर आना। ठीक है। तो क्या कहलाता है? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। ठीक है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया भी कहते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? लहू मूतना, यानी जो यूरिन है का लाल रंग का कॉफी कलर का आना। ठीक है। नेक्स्ट है डाउनर काउ सिंड्रोम। तो जो डाउनर काउ सिंड्रोम है, इसमें क्या है कि जो गाय है प्रसव के बाद वो बैठी हुई अवस्था में रह जाती है। ठीक है। तो वहां पर मसल डीजनरेशन की वजह से इस तरह की समस्याएं और नर्व पैरालिसिस की वजह से, नर्व डीजनरेशन की वजह से ये समस्या आती है। फैटी काउ सिंड्रोम, फैटी काउ सिंड्रोम यानी नॉर्मली जो इस तरह की समस्या है, जो डेयरी काऊ होती हैं, उनसे अधिकाधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए उनको शुरुआत से ही अच्छे दाने पर रखा जाता है। चैलेंज फीडिंग कराई जाती है, यानी जानवर जितना खा सकता है उतना खा। उसकी पूरी कैपेसिटी से दूध देने की क्षमता देखी जाती है। उसके लिए उसको मतलब जितना दे सकते हैं उसको खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है। ठीक है। तो उस वजह से ये दिक्कत वहां पर होती है।
अगला है हाइपोमैग्नेसेमिक टेटेनी, इसी को ग्रास टेटेनी के नाम से जानते हैं, इसी को लैक्टेशन टेटेनी के नाम से जानते हैं, इसी को ग्रास स्टैगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पैरालाइटिक मायोग्लोबिन मुख्य रूप से ये जो समस्या है घोड़े की समस्या है, पैरालाइटिक मायोग्लोबिन, इसको मंडे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, इसी को पैरालाइटिक हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं, इसी को एजोटूरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ब्लैक वाटर डिजीज भी कहते हैं। ठीक, तो ये मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? घोड़े की। इसके बारे में देख लेंगे, मुख्य मुख्य बात कर लेंगे। अगला है प्रेगनेंसी टॉक्सेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। ये दोनों मुख्य रूप से शुगर से संबंधित बीमारियां होती है। ठीक है, तो हम यहाँ मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं, कीटोसिस, मिल्क फीवर, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, डाउनर सिंड्रोम और हाइपोमैग्नेसेमिक टेटेनी। ठीक है, इनके बारे में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिल्क फीवर के बारे में। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? किसकी कमी की वजह से हो रहा है ये? रक्त में जो कैल्शियम है उसका स्तर कम हो जाने के कारण ये होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। मतलब कुल मिला के किसकी कमी की वजह से हो रहा है? कैल्शियम की कमी की वजह से, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोकैल्सीमिया भी कह देते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका? मेनली कैल्शियम तो है ही है, लेकिन कई बार कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, इन तीनों का असंतुलित होना, इनका जो अनुपात है उसका बिगड़ जाना। ठीक है, सामान्य अनुपात में इनका ना होना, तो इसकी वजह से भी मिल्क फीवर होता है। और अगला क्या है कि सामान्यतः जो ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं, ठीक है, उनमें ये बीमारी होती है। और प्रसव से अगले 72 घंटे के बीच में यह बीमारी मुख्य रूप से होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह बीमारी मुख्यतः प्रसव के बाद पाई जाती है। ठीक, और कब तक हो सकती है? अगले 3 दिन के अंदर अंदर ये बीमारी हो सकती है, यानी 24 से लेकर के 72 घंटों के बीच में ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, क्यों होती है? इसका कारण क्या है? कारण की बात करें दूसरा, कि रक्त में कैल्शियम की कमी हो गई, लेकिन कमी क्यों हो गई? क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है शुरुआत में क्या निकलता है? खीस। तो खीस में कैल्शियम अधिक होता है तो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है? शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और अभी अभी जो बच्चा बन के बाहर आया है उसकी वजह से भी जानवर में क्या है कि उसने यूटिलाइज किया था, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज है कि जो शरीर का तापमान है वह सामान्य से कम होता है। हम इसको फीवर बोल रहे हैं, लेकिन ये फीवर मतलब बॉडी टेम्परेचर इसमें नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर कैसा रहता है? सब नॉर्मल रहता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। तो जो शरीर का तापमान है सामान्य से क्या रहता है? कम रहता है। तो हाइपोथर्मिक कंडीशन होती है। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा होता है? सब नॉर्मल होता है। और जो ये अवस्था है मुख्य रूप से प्रसव के बाद की, जो कौन से ब्यांत पर ज्यादा होने की संभावना रहती है इसकी? तीसरे, चौथे और पांचवें ब्यांत पर अधिक संभावना रहती है। ठीक है, तो इसकी संभावना तीसरे, चौथे और पांचवें ब्यांत पर अधिक होने की संभावना रहती है। और दूसरा, यदि मौसम के हिसाब से देखें हम, तो सर्दियों के लास्ट में
यानी जब सर्दियाँ खत्म होने वाली होती हैं, तो लेट विंटर्स में, और स्प्रिंग सीजन जब बसंत ऋतु शुरुआत होती है, तो उस समय इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है? और दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, कि जो एसिडिक पीएच है, ठीक है? उसका कम होना। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें अ, एसिडिक पीएच का, एसिडिक पीएच का कम होना। और दूसरे कारण क्या प्रभावित करते हैं, कि जैसे मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी तो है ही है, कैल्शियम कम मिल रहा हो उसकी वजह से भी हो सकती है। विटामिन डी है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण। इसके अलावा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ठीक है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिकता के कारण, क्योंकि जो ब्लड है उससे ये जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन अधिक करवा देता है। ठीक है? तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, वह रक्त से कैल्शियम को अवशोषण करवा के अस्थियों में पहुंचा देता है, हड्डियों में पहुंचा देता है। तो जब ये अधिक रहेगा, तो रक्त से कैल्शियम को अवशोषित करेगा, और कैल्शियम कहाँ पहुंच जाएगा, हड्डियों में पहुंच जाएगा। तो उससे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और मिल्क फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? और दूसरे लक्षणों की बात करें, पेशियों में ऐंठन होती है, जानवर में कपकपी आती है, मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से, टिटेनी होने की वजह से कपकपी उस मांसपेशियों में होती है, कंपन होता है। ठीक है? दांतों को किटकिटाता है इसी कपकपी की वजह से। और सिर को जो जानवर है अपने फ्लैंक की ओर रखकर बैठ जाता है, तो उससे उसकी कैसी बनती है, एस शेप पोस्चर में बैठ जाता है। ठीक है? जो अपना सिर है उसको कहाँ रख लेता है, ये फ्लैंक रीजन पर रख लेता है। और जब बैठा रह गया, कैल्शियम की कमी हो गई, मांसपेशियां कमजोर हो गई, तो खड़े होने में ये असमर्थ होता है। ठीक है? तो ये समस्याएं इस जानवर में आती हैं, और इनके लक्षणों के आधार पर इसको 3 भागों में, कई स्टेज में इसको बाँटा जाता है। कि शुरुआत की अवस्था जो पेशियों में कँपकपी होती है, ठीक है? दूसरी अवस्था होती है कि जानवर इसमें स्टर्नम पर बैठ जाता है, ठीक है? शुरू की अवस्था में तो खड़ा हुआ है, ठीक है? पेशियों में कँपकपी हो रही है, और जो है दाँतों को किटकिटा रहा है। दूसरी अवस्था होती है, जो स्टर्नम है सीधा बैठ जाता है, और तीसरी अवस्था है लैटरल रिकम्बेंसी, यानी साइड में लेट जाता है, ठीक है? तो इस तरह से इसकी 3 अवस्थाएँ होती हैं। उपचार की हम बात करें इसमें, तो मुख्य रूप से हमें क्या देना है? भई जिस चीज़ की कमी है वही चीज़ देनी है हमें, ठीक है? तो कैल्शियम देंगे हम, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के रूप में, सीबीजी यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ठीक है? इसमें से जो 300 एमएल है, 250 से 300 एमएल, हम इसमें कैसे देते हैं? आईवी रूट से देते हैं, और आईवी रूट तेज़ नहीं देते, स्लो आईवी देते हैं। कैसे देते हैं? स्लो आईवी, क्योंकि यदि एक साथ तेज़ी से देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जानवर को शॉक लग जाएगा, ठीक है? और जानवर की यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है? और जो दूसरा है, बचा-कुचा 150 से 200 एमएल, वो कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस, सबकट, त्वचा के अंदर दिया जाता है। मांसपेशी और त्वचा के बीच में दवा को प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक जो कैल्शियम है शरीर को मिलता रहे, ठीक है? तो इस तरह से इसका उपचार किया जाता है। ये तो हो गई कैल्शियम की बात। अब दूसरी चीज़ कमी किसकी पड़ रही थी? विटामिन डी की पड़ रही थी, तो विटामिन डी भी हम इसमें दे सकते हैं। और कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या दे सकते हैं हम? फास्फोरस, स्ट्रोनोफॉस्फोन भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है? तो ये तो हो गया मिल्क फीवर के बारे में, ठीक है? तो मेनली हम बात करें कि जो मिल्क फीवर है, हाइपोकैल्सीमिया के नाम से इसे हम जानते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है, या ये कहें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की जो इनका अनुपात है, वो बिगड़ जाता है। कब बीमारी होती है ये? सामान्यतः जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय-भैंसें होती हैं, उनमें ये देखने को मिलती है, और प्रसव के 72 घंटे तक ये बीमारी होती है। ठीक है?
कौन सी अवस्था में, कौन से लैक्टेशन में अधिक होती है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लैक्टेशन में होने की संभावना इसकी अधिक होती है। और क्यों है हो रही है? क्योंकि उस समय जो खीस है उसके रूप में कैल्शियम ड्रेन आउट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बाहर निकल जाता है, ठीक है? दूसरा, कैल्शियम की कमी हो जाती है उस समय, या तो फीड में नहीं मिल रहा है जानवर को कैल्शियम, या कैल्शियम जो मिल भी रहा है तो उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा, विटामिन डी की कमी है, या ये कहें कि कैल्सिटोनिन की हार्मोन है उसकी मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से जो आंतों में कैल्शियम है भोजन के द्वारा जा रहा है, जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है, उसका अवशोषण होकर के वो अस्थियों तक पहुंच जाता है और रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से इन चीजों को, जिनकी कमी है उन चीजों को पूरा करके हम इसका उपचार करते हैं, ठीक? अगला है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। तो दूसरी बीमारी कौन सी हो गई अपनी? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है? पोस्ट पार्चुरेंट यानी सबके बाद में, और हीमोग्लोबिन यूरिया यानी जो यूरिन है उसमें हीमोग्लोबिन का आना, ठीक है? इसके अन्य नामों की हम बात करें तो हाइपोफॉस्फेटेमिया और लहू के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? तो क्या है दूसरे नाम इसके? हाइपोफॉस्फेटेमिया और लहू मूतना, या रेड वाटर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है? कारण की हम बात करें तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपो मीन्स कम, फॉस्फेटेमिया यानी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की कमी का होना, ठीक? तो फॉस्फोरस की कमी हो गई। कई बार कॉपर की कमी की वजह से भी यह देखने को मिलती है, ठीक है? और लहूमूतना क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि जो यूरिन है वह कैसा हो गया? लाल रंग का हो जाता है, खून जैसा हो जाता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? लहूमूतना कहते हैं, ठीक है? और इसी वजह से रेड वाटर डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक? जो रक्त है उसमें सामान्य स्तर कितना होता है फास्फोरस का? 4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है? तो जब इससे इसका स्तर कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। लक्षणों की बात करें तो सिंपल सा है, रक्त में फास्फोरस की कमी, हीमोग्लोबिन यूरिया यानी हीमोग्लोबिन का रक्त में यूरिन में आना, इसकी वजह से आरबीसी की फटने की वजह से तो आरबीसी फटेंगी, ठीक है? और पेशाब का कलर कैसा हो जाएगा? कॉफी कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर आरबीसी कम होंगी, कौन सी कंडीशन बनेगी? एनेमिक कंडीशन बनेगी, ठीक है? और एनेमिक कंडीशन बनेगी तो बिलिरुबिन की वजह से पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस की समस्या हो जाएगी, और फास्फोरस की कमी से ही जानवर क्या है? अखाद्य वस्तुओं को खाता है। तो पाई का जो एक सिम्टम है वो पैदा हो जाता है, ठीक है? अब हम इसके उपचार की बात करें तो उपचार में यहाँ क्या दिया जाता है? यहाँ दिया उपचार में, यहाँ लिखूंगा हूं मैं इसको उपचार। उपचार में सोडियम एसिड फॉस्फेट दिया जाता है। सोडियम एसिड फॉस्फेट देते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर
टोनोफॉस्फोन दे सकते हैं। ठीक है, इन औषधियों का इसमें उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम बात करें कि जो कारण की, कि कारण में जो फास्फोरस की कमी हो रही है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन, यूरिया, आरबीसी फट रही हैं। क्यों फट रही हैं? क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी की जो सतह है या इसकी जो सेल वॉल है, आरबीसी की, आरबीसी की सेल वॉल इसकी बनी होती है, फास्फोरस की बनी होती है। तो फास्फोरस इसकी जो सेल वॉल है या इसकी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो फास्फोरस की कमी होगी तो सेल वॉल इसकी साबुत नहीं रह पाएगी या वो सही ढंग से नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है इसकी कोशिका झिल्ली है वो डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से आरबीसी नष्ट होने लग जाती है। ठीक है? और दूसरा होता है कि इसके अंदर हिंज बॉडीज का निर्माण, आरबीसी के अंदर हिंज बॉडी का निर्माण, तो जिसकी वजह से ये शरीर के लिए किस तरह से कार्य करती है, फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करती है और इन आरबीसीज को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया की समस्या आती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया के नाम से, लहूमूतना, रेड वाटर के नाम से जाना जाता है, फास्फोरस की कमी हो जाती है। रक्त में फास्फोरस की कमी, हीमोग्लोबिन, यूरिया, आरबीसी का फटना, आरबीसी के कारण फटने का कारण क्या हो गया, फास्फोरस की कमी और आरबीसी के अंदर हिंज बॉडीज का निर्माण होना। ठीक है, और तो जिसकी वजह से पेशाब का रंग कैसा हो जाएगा, जब हीमोग्लोबिन आरबीसी के टूटने से हीमोग्लोबिन पेशाब में आएगा तो पेशाब का रंग लाल या कॉफी कलर का हो जाता है और जिसकी वजह से एनीमिया, पीलिया और पाइका जैसी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, उपचार में हम सोडियम एसिड फॉस्फेट, टोनोफॉस्फेट देते हैं। अब तीसरी चीज और हम यहाँ शामिल कर सकते हैं कि भाई आरबीसी के निर्माण को बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण के लिए हम क्या देते हैं, हिमेटेनिक औषधियां। तो हम यहाँ पर हिमेटेनिक औषधि भी देते हैं। जैसे बात करें हम आयरन, कॉपर और कोबाल्ट। ठीक है, इनका भी उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके चार में। ठीक, चलिए, तो इस तरह से अपनी दो डिजीज के बारे में हमने बात कर ली, मिल्क फीवर और पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउनर काव सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउनर काव सिंड्रोम की हम बात करें तो डाउनर काव सिंड्रोम क्या है, किसकी वजह से होता है, मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी के कारण यह होता है। अभी हमने दो डिजीज के बारे में बात की है, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में मुख्य रूप से जिस की कमी हो रही थी वो क्या था, कैल्शियम। ठीक है, दूसरी डिजीज हमने कौन सी पढ़ी है अपनी यहाँ पर, हाइपोफॉस्फेटेमिया, लहूमूतना। ठीक है, इसके बारे में बात की हमने, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। तो यहाँ पर जो कमी हो रही थी किसकी हो रही थी, फॉस्फोरस की। कैल्शियम की कमी की वजह से मिल्क फीवर, फॉस्फोरस की कमी की वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया या हाइपोफॉस्फेटेमिया। लेकिन डाउनर काव सिंड्रोम में यहां पर दोनों की कमी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। और कब होता है ये, मुख्य रूप से प्रसव के 24 से 72 घंटों के बीच में ये हो जाता है। ठीक है, तो डाउनर काव सिंड्रोम की बात हो गई है। और दूसरी इसमें जो लक्षण की हम बात करें तो जो जानवर है इसमें खड़े होने में असमर्थ होता है। उसका कारण क्या है खड़े होने में असमर्थ होने का, कि जो पिछले यानी अगले पैर इसमें सही सलामत रहते हैं जानवर के, ठीक है, लेकिन पिछले पैरों की जो मांसपेशी हैं और जो तंत्रिकाएं हैं उनमें चोट के कारण, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो गई, तंत्रिकाओं में चोट लग जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो पिछले पैरों से जानवर खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, और इससे जानवर अगले पैरों से खड़े होकर के आगे घसीटता है, पिछले शरीर को क्या करता है, आगे की तरफ घसीटता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
क्रीपर काउ कंडीशन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रीपर काउ अवस्था, ठीक, जिसमें पिछले पैरों को जानवर घसीटता है, जो पिछले पैर से जानवर खड़े होने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है, और स्टर्नम की अवस्था में बैठा रहता है, स्टर्नम जमीन से संपर्क में रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जानवर की जो खाना पीना है, गोबर करना है, पेशाब करना है, वो सब चीजें कैसी रहती हैं, सामान्य रहती है, ठीक है। तो दिक्कत कौन सी रहती है, मात्र और मात्र केवल खड़े होने में असमर्थ होना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाउनर काउ सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब उपचार के लिए क्या करना है हमें, मुख्य रूप से वही कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति करनी है, तो इसके लिए हम सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं, टोनोफॉस्फेन देते हैं, विटामिन ई और सेलेनियम भी इसके साथ में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, डाउन और काउ सिंड्रोम के बारे में। कई बार इसको ठीक करने के लिए कि जो पिछले पैर हैं, मसल हैं या नर्व हैं, उनको रिलैक्स देने के लिए फ्लोटिंग थेरेपी सजेस्ट की जाती है, ठीक है, कि जानवर को पानी में ज़्यादा समय तक रखा जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत उसके पैरों की एक्सरसाइज हो सके और मांसपेशियों पर ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी डाउन और काउ सिंड्रोम के। अगला है हाइपोमैग्नेसेमिक टिटेनी। हाइपो मीन्स कम, और मैग्नेसेमिक मीन्स मैग्नीशियम, और टिटेनी मीन्स माने जो मांसपेशी हैं उनका अकड़ जाना, उनमें कपकपी होना, उनका कठोर हो जाना, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, हाइपोमैग्नेसेमिक टिटेनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से मतलब नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हाइपोमैग्नेसेमिक टिटेनी हॉर्स में पूछी जाए, घोड़ी में पूछी जाए, ठीक है, तो ये किसकी कमी से होगी, यहाँ पर कैल्शियम की कमी से, घोड़ी में कैल्शियम की कमी से, ठीक है। जबकि मुख्य रूप से जो गाय भैंस भेड़ बकरी हैं उनमें मैग्नीशियम की कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी हो गई, अब जो मैग्नीशियम की कमी है उसका और कौन कौन से कारण होते हैं, कि मैग्नीशियम की कमी क्यों हुई, उसके आधार पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें कि भाई मैग्नीशियम कमी क्यों होती है, कि जब कभी किसी घास पर जिस चारे को हम जानवर को दे रहे हैं, ठीक है, उस चारे पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया है, ठीक है, और उन फर्टिलाइजर्स में किसका उपयोग किया गया है, पोटेशियम का। तो ऐसे उर्वरक जिनमें क्या है, पोटेशियम है, तो ये जो पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम के अवशोषण में अवरोध पैदा करता है। हरा चारा है, अच्छा है शरीर के लिए, उत्पादन के लिए, लेकिन ऐसा हरा चारा जिसमें पोटेशियम का उपयोग किया गया है, ठीक है, तो यह पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाइपोमैग्नेशियमिक टिटेनी हो जाएगी। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, अन्य दूसरे नाम है, पहला है लैक्टेशन टिटेनी। इसको लैक्टेशन टिटेनी क्यों कहते हैं, दूसरे और नाम है इसका, जैसे ग्रास टिटेनी, इसी को हम जानते हैं मिल्क टिटेनी के नाम से, और इसी को जानते हैं विंटर टिटेनी के नाम से भी, ठीक है। लैक्टेशन टिटेनी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जानवर दूध दे रहा होता है तो ज्यादा मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए हम उसको हरा चारा ज्यादा मात्रा में देते हैं, ठीक है।
तो जब जानवर दूध दे रहा होता है और हम उसको क्या दे रहे हैं, अत्यधिक हरी घास दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ज्यादा हरी घास देने की वजह से, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होती है वो, तो उसकी वजह से लैक्टेशन टेटेनी इसे हम कहते हैं, ठीक है, क्यों कब हो रही है, किस अवस्था में हो रही है, जब जानवर ज्यादा दूध दे रहा होता है और हम उसको क्या दे रहे हैं, हरी घास ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, और उसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रास टेटेनी भी बोल रहे हैं, कि जब जानवरों को नई नई हरी घास जो जल्दी तुरंत पैदा हुई है, अभी अभी उगाई गई है, उस हरी घास को ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, ठीक। तीसरा है मिल्क टिटेनी। तो जब नवजात बछड़ों को, ठीक है, कैसे बछड़े हैं, नवजात बछड़े, छोटे बछड़े हैं, जिनको केवल किस पे पाला जा रहा है, दूध पर पाला जा रहा है, जिनको भोजन के रूप में क्या दिया जा रहा है, केवल और केवल दूध दिया जा रहा है, और दूध में मैग्नीशियम की कमी होती है, ठीक है, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होता है, उसकी वजह से उन बछड़ों में भी क्या होता है, हाइपोमैग्नीशियमिक कंडीशन बच जाती है, ठीक है, जिसे हम मिल्क टिटेनी के नाम से कहते हैं या जानते हैं। विंटर टिटेनी यानी सर्दियों के समय में जो घास है या हरी घास है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, हरा चारा जल्दी नहीं बढ़ता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम रहता है, हरे चारे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है, तो सर्दियों में जो चारागाह है वह अच्छी तरह विकसित नहीं होते हैं और उनमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, तो इसलिए इसे विंटर टेटेनी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए इसके सिनोनिम कि जिन दूसरे नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करें इसके लक्षणों की, तो कौन-कौन से लक्षण इसमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है कि जो जानवर है, इसमें अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, थोड़ा-सा भी टच करेंगे तो एकदम कँपकँपी सी उसमें होगी, बिजक जाएगा। ठीक है? मतलब एकदम तेज़ी से दूर भागेगा या हटेगा। तो जानवर क्या हो जाता है, अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें ऐंठन हो जाती है, कँपकँपी आती है। ठीक है? तो मांसपेशियों में अत्यधिक कंपन होता है, ऐंठन होती है, कँपकँपी होती है, जानवर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। और तीसरा है कि चलने में असंतुलन, ठीक है? इनकोऑर्डिनेशन, यानी संतुलित होकर के नहीं चलता, लड़खड़ा करके जानवर चलता है। लड़खड़ा करके क्यों चल रहा है? क्योंकि जो मांसपेशी है वो पहले से ही उनमें ऐंठन है, कँपकँपी है, ठीक है? तो चलने में असंतुलित रहता है। अगली समस्या है निस्टेगमस। तो इसको बोलते हैं आँखों की पुतलियों का, तो जो आई बॉल है, पुतलियों का अनैच्छिक दोलन, यानी वैसे ही वो घूमती रहती हैं, अनियंत्रित यानी बिना कंट्रोल के पुतलियाँ घूमती रहती हैं। ठीक है, ये अवस्था इसमें आती है। तो जानवर की त्वचा है वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, जानवर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, बिजक जाता है थोड़ा-सा भी टच करने से, ठीक है? पेशियों में कँपकँपी होती है, ऐंठन होती है, चलने में जानवर लड़खड़ाता है, इनकोऑर्डिनेशन रहता है और निस्टेगमस जैसी अवस्था पाई जाती है, ठीक है? उपचार के रूप में मुख्य रूप से माइफेक्स देते हैं, ठीक है? क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी को ये पूरा करती है। या फिर हम ओरल रूप से 50% मैग्नीशियम सल्फेट का घोल 200 से 400 ml इसको दिया जाता है ड्रेंचिंग के द्वारा, नाल के द्वारा इसमें हम जानवर को दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इसके उपचार में ये चीज़ें दी जाती हैं। तो ये अवस्था कौन-सी हो गई? हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी के बारे में हमारी बात पूरी हो गई इसमें, ठीक है? तो यही हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी घोड़ी में किसका जो कारण है वो क्या है? कैल्शियम की कमी, ठीक है? यदि हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी स्पेशली पूछे कि भाई घोड़ी में किस वजह से होती है, तो किसकी वजह से आएगा इसमें? कैल्शियम की कमी की वजह से। और यदि गाय, भैंस, भेड़-बकरी में पूछे, तो फिर क्या हो जाएगा ये? मैग्नीशियम की कमी से। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट डिजीज़ कीटोसिस।
इसको किस नाम से जाना जाता है? एसिटोनेमिया के नाम से भी जाना जाता है, हम पहले बात कर चुके हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके कारण की बात करें तो मुख्य रूप से कारण होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से मतलब है कि शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति ना होना। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। यानी जो शरीर है उसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाना। ठीक है। और जो ग्लूकोज है जानवर को किससे मिल रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से उससे मिल रहा है। तो चारे में कार्बोहाइड्रेट की कमी होना, तो ये भी एक कारण है कि अच्छी गुणवत्ता का जो कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। और हम क्या दे रहे हैं? हाई प्रोटीन डाइट जानवर को दे रहे हैं। ठीक है। या तो कार्बोहाइड्रेट कम दिया जा रहा है और यहाँ पर ज्यादा प्रोटीन दी जा रही है। तो ये किसका कारण बनता है? कीटोसिस का कारण बनता है। एसिटोनेमिया या हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन का कारण बनता है। ठीक है। तो कारण समझ में आए कि कीटोसिस जो है किसकी वजह से हो रहा है? मुख्य रूप से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से। अच्छा। नेगेटिव बैलेंस की वजह से ये समस्या पैदा होती है। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का कारण क्या है? कि शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उस ऊर्जा का नहीं मिलना। अब ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में मिलती है। ठीक है। अब ग्लूकोज किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है। या तो हम कार्बोहाइड्रेट कम दे रहे हैं, ग्लूकोज कम है ब्लड के अंदर, और दूसरा या फिर हम प्रोटीन जो डाइट है या प्रोटीन फीड है वो ज्यादा हम दे रहे हैं। ठीक। ये तो कारण हो गया किसका? कीटोसिस का। और क्या है इसमें कि जो अधिक दूध देने वाले जो जानवर हैं उनमें सामान्यतः ये कब होती है? मुख्यतः तीसरे ब्यात पर होने की संभावना ज्यादा होती है। जिस तरह से हम मिल्क फीवर में बात कर रहे थे ना, तीसरे चौथे और पांचवें ब्यात पर, इसी तरह से इसमें ये कौन से ब्यात पर होती है? मुख्य रूप से तीसरे ब्यात पर होती है। ठीक है। और इसके लिए जो जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा तो क्या होगा कि जो एनर्जी है ग्लूकोज से नहीं मिल रही, तो फिर यहाँ पर वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। जो फैट है, फैट का क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या बनती है? कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कीटोसिस कहते हैं, क्योंकि शरीर को तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट के बाद किसका नंबर आएगा? फिर फैट का नंबर आएगा। तो शरीर के अंदर जो संचित वसा है उसका उपयोग किया जाएगा ऊर्जा के रूप में, और उस वसा का क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो कीटोजेनिक होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कीटोजेनिक में अपने कौन कौन से आते हैं? एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। ठीक है। जब इनकी मात्रा अधिक होती है तो कीटोन बॉडीज अधिक बनती है। और ग्लूकोजेनिक यानी प्रोपियोनिक जो एसिड है वो ग्लूकोजेनिक होता है, यानी ग्लूकोज की पूर्ति करता है, एनर्जी ग्लूकोज के रूप में देता है। ठीक है। और दूसरा है कि अगला, यदि हम बात करें कि हे की तुलना में साइलेज अधिक कीटोजेनिक होता है। यदि हम साइलेज ज्यादा खिलाएंगे, ठीक है, यदि हम साइलेज, हे की तुलना में जो साइलेज है वो कैसा है? अधिक कीटोजेनिक है। तो साइलेज ज्यादा खिलाने पर कीटोन बॉडी एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड ज्यादा बनेंगी और कीटोसिस होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये यदि हम खिला रहे हैं तो कीटोसिस होने की संभावना कम है, और जबकि साइलेज जो है उससे अधिक हो। अब देखिए, बात करें आगे, रक्त में इसके लक्षणों की हम बात करें तो रक्त में ग्लूकोज की कमी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, तो रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज की कमी होगी। और शरीर में कीटोन बॉडीज का बनना, और किससे बन रही है ये कीटोन बॉडीज? वसा का बीटा ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है। अब जब कीटोन बॉडी बनती हैं, ठीक है, तो उससे अलग अलग अवस्थाएं पैदा होती हैं। यदि रक्त में कीटोन बॉडीज आ गई उसे हम क्या बोल देंगे? कीटोनेमिया। कीटोनेमिया में जो कीटोन बॉडीज हैं वो कहाँ रहेंगी? रक्त में आ जाती हैं। और यदि कीटोन बॉडी कहाँ आ गई? दूध में आती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कीटो
लैक्टिया अवस्था बोलेंगे। यदि कीटोन बॉडीज मूत्र के अंदर आ गई, यूरिन के अंदर आ गई, तो उस अवस्था को हम क्या बोल देंगे, कीटोन यूरिया कह देते हैं। ठीक है, तो कीटोन बॉडी जब अधिक मात्रा में बनती हैं तो रक्त में आती हैं, दूध में आ जाती हैं और मूत्र में आ जाती हैं। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस यानी खाना पीना नहीं खाएगा जानवर, तो उसको ऊर्जा की कमी लगातार कम होती जाएगी और बीटा ऑक्सीडेशन लगातार वसा का होता जाएगा और कीटोन बॉडी ज्यादा बनती जाएंगी और कीटोसिस की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, गाय के मुंह, दूध, पेशाब से फलों जैसी या कहें कि सिरका जैसी, ठीक है, गंध यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये क्या है, इसके सिम्टम है। अब इसके हम उपचार की बात करें, उपचार में हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को दूर करने के लिए, एनर्जी देने के लिए ग्लिसरॉल इसके लिए दे सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल देते हैं, सोडियम प्रोपियोनेट दे सकते हैं, सोडियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट और इसके साथ साथ विटामिन B12 और कोबाल्ट देते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, रोथराज टेस्ट इसके लिए किया जाता है, इसके लिए कीटोसिस के जांचने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, कीटोसिस के। ये मिल्क फीवर के बारे में कि वहां पर हमने बात की थी कि प्रसव के बाद दूध या कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में कैल्शियम का स्राव होने के कारण जो मिल्क फीवर है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी क्या है, मिल्क फीवर होता है। पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो अस्थियों से कैल्शियम को कहाँ पहुंचाता है, ब्लड में पहुंचाता है। जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है, हम कैल्सिटोनिन की बात कर रहे थे वहां पर कि कैल्सिटोनिन की मात्रा यदि अधिक रहेगी, ये क्या करेगा, रक्त से कैल्शियम को कहाँ ले जाएगा, अस्थियों की तरफ ले जाएगा या जो कैल्शियम उसका अवशोषण अधिक करवाता है, तो रक्त में कैल्शियम की कमी करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की कमी के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि अवशोषण करवा रहा है। सोडियम और पोटेशियम जो कैटायन है, उनसे अधिक युक्त खाना जब हम देते हैं तो उससे भी मिल्क फीवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। मिल्क फीवर की जो ज्यादातर संभावना है वो किस में रहती है, जर्सी गाय में अधिक रहती है। ठीक है, अब देखिए एक डिजीज और है ये, पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया। मुख्य रूप से किस में होती है ये, घोड़ों में होती है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया को, घोड़ों से संबंधित बीमारी है। इसको एजोटोरिया के नाम से भी जाना जाता है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक वाटर के भी नाम से भी जाना जाता है और मायोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया का क्या मतलब है, कि पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन यूरिया यानी जो मायोग्लोबिन है वह कहाँ आ रहा है, यूरिन में आता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, मायोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। लेकिन मायोग्लोबिन यूरिया कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या डिस्ट्रॉय हो रहे थे, आरबीसी नष्ट हो रही थी। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है वो किस में आता है, रक्त में आता है और यूरिन में आता है। जबकि यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन यूरिया, तो यहाँ से जो मायोग्लोबिन आएगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, मायोग्लोबिन यूरिया की हम बात करें तो मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। तो मांसपेशियां यदि नष्ट होंगी, ठीक है, यानी मायोसाइटिस, तो मांसपेशीय क्षति, मांसपेशियों में शोथ,
ग्रोथ हो गई, ठीक है, या मसल डिजनरेशन, मांसपेशियां क्या हो गई, नष्ट हो गई। फिर क्या होगा, मायोग्लोबिन यूरिन में आएगा, और उस अवस्था को क्या बोलेंगे हम, मायोग्लोबिन इन यूरिन, इसी को क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मांसपेशियां उनके नष्ट होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि मायोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। ठीक है, एजोटोरिया बोल रहे हैं, इसी को ब्लैक वाटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूरिन का कलर उस तरह से चेंज हो रहा है, तो उस वजह से इसे बोल रहे हैं मायोसाइटिस, यानी मांसपेशियों की सोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है मंडे मॉर्निंग सिकनेस, ये क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसका कारण क्या है, क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में बात करें हम, देखो, जब घोड़े अच्छा खाना या दाना देकर बिना व्यायाम के पूर्ण रेस्ट पर रखा जाता है, पूर्ण रेस्ट या आराम से रखा जाता है, और फिर अगले दिन अभ्यास या व्यायाम कराया जाता है। तो घोड़ा चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, या गिर जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मंडे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि भाई संडे के दिन घोड़े को अच्छा खाना पीना दिया गया, और संडे को क्या कर दी, घोड़े की छुट्टी कर दी, उसको व्यायाम नहीं कराया गया। ठीक है, तो और जब अगले दिन मंडे को सुबह ही सुबह उसको एक्सरसाइज के लिए ले जाया जाएगा, तो क्या होगा कि वह चल नहीं पाएगा, स्टिफ हो जाएगा, एक जगह पर खड़ा रह जाएगा, चलने में असमर्थ रहेगा या गिर जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब हम उसको अच्छा खाना पीना देते हैं, तो वह खाना दाना पीना किसमें कन्वर्ट रहता है, उसके जो मांसपेशी हैं, उनमें जो मांसपेशी ने रेस्ट किया, उसकी वजह से उसमें क्या बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन जो है मांसपेशियों में एकत्रित हो गया, अगले दिन जब हम उसको रेस्ट उसके लिए लेके जाते हैं, तो मांसपेशियों में काम होता है, उसकी वजह से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेशियों को थका देता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, मांसपेशियों में एकत्रित हो जाएगा। ठीक, अब यह लैक्टिक एसिड ब्लड के द्वारा लीवर में जाता है, और लीवर में किसके कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन जब लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है, तो यह क्या करता है, लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में बनने के कारण शरीर को टॉक्सिक हो जाता है, यानी जहर की तरह कार्य करता है, और मांसपेशियों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मांसपेशियों को डिजनरेशन होता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों की
क्षति होती है, मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होता है। मांसपेशियों में क्षति होती है तो क्या होगा, मसल डिजनरेशन होगा, तो मांसपेशियों से जो मायोग्लोबिन है वो बाहर निकलेगा, और मायोग्लोबिन ब्लड के द्वारा और यूरिन से होते हुए बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मायोग्लोबिन यूरिया कह देते हैं। ठीक है, तो सिम्टम की बात करें तो मायोग्लोबिन यूरिया होगा लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, मसल डिजनरेशन होता है, अत्यधिक पेन होता है, चलने में कठिनाई होती है, एक ही जगह पर घोड़ा जम जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, और घोड़े को अत्यधिक पसीना आता है, यहाँ तक कि घोड़ा जमीन पर भी गिर जाता है। तो ये होता है मंडे मॉर्निंग सिकनेस या पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, अपनी जो मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम। जैसे मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर की हम बात कर रहे थे, तो मिल्क फीवर में किसकी कमी से हो रहा था, रक्त में कैल्शियम की कमी से ये होता है। और कब होता है, प्रसव के लगभग 72 घंटों तक ये होता है। ठीक है, दूसरा है पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, फास्फोरस की कमी से होता है, प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के अंदर अंदर ये हो सकता है। ठीक है, डाउन और काउ सिंड्रोम की हम बात करें, रक्त में यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीजें आ गई, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी की वजह से होता है, प्रसव के 72 घंटों तक ये हो जाता है। हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी, कारण क्या है, रक्त में मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, लेकिन घोड़ी में कैल्शियम की कमी। ठीक है, कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कीटोसिस, रक्त में ग्लूकोज की वजह से, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। ठीक है, और प्रसव से 1 माह तक ही इसके होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, मिल्क फीवर के बारे में। ठीक, अब हम बात करें कि भाई जो मिल्क फीवर है ज्यादातर किसमें, जर्सी गाय में होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपनी जो सभी मेटाबॉलिक डिजीज हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, एक ओवरव्यू देखें हम। कीटोसिस एसिटोनेमिया के नाम से जाना जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं देने की वजह से या प्रोटीन डाइट अधिक देने की वजह से ये होता है। ठीक है, शरीर में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, और तो कीटोन बॉडी शरीर में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो शरीर को एनर्जी जो दी जाएगी उसके किसका नंबर आएगा, वसा का ऑक्सीकरण होगा, वसा का ऑक्सीकरण होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। और जब ये कीटोन बॉडीज बनती हैं अधिक मात्रा में, तो यही कीटोन बॉडी पहले ब्लड में जाती हैं, फिर वहां से दूध में और यूरिन में बाहर निकलती है। ठीक है, तो जब ब्लड में जाती हैं तो एसिटोनेमिया बोल देते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद जो क्या नाम है, अगर यूरिन में जाती हैं कीटोन यूरिया हो गया, और दूध में जाती हैं तो कीटोन लैक्टिया हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम वहां पर, तो जो एनर्जी रिच डाइट है वो वहां पर दी जाती है। मिल्क फीवर कैल्शियम की वही कमी की वजह से हो रहा था। पार्चुरेंट पेरेसिस के नाम से जानते हैं, प्रसव के बाद हो रहा है, बैठा रह जाता है जानवर। ठीक है, लकवा जैसी अवस्था हो जाती है, तो इसे पार्चुरेंट पेरेसिस कहते हैं। हाइपो कैल्शियमिया या काविंग पैरालिसिस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से उपचार में वही कैल्शियम सीबीजी देते हैं, टोनोफॉस्फेन देते हैं, विटामिन डी भी दे सकते हैं। ठीक, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटेमिया के नाम से जानते हैं, लहू मूत्रा के नाम से जानते हैं, फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। ठीक है, और जिसकी और कारण क्या है कि जो आरबीसी है उसकी वो टूट जाती है इसमें। कारण क्या है आरबीसी टूटने का, क्योंकि वहां फास्फोरस की कमी हुई, जबकि आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली है वह फास्फोरस का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फास्फोरस की कमी होगी तो उसकी कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी भी टूट जाती है, और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिन में आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है आरबीसी के अंदर हिंज बॉडीज का निर्माण, जिसकी वजह से शरीर के लिए फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करती है, और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है।
डाउनर काउ सिंड्रोम जो है इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी हो जाती है, ठीक है? उसकी वजह से गाय बैठी हुई रह जाती है, क्रीपर काउ कंडीशन बनती है। इसमें दाना-पीना, खाना-पीना सब कुछ रहता है, सही रहता है गाय का, लेकिन पिछले पैरों की मांसपेशियों का और तंत्रिकाओं की चोट के कारण, उनकी क्षति के कारण जानवर जो गाय है, पिछले पैरों से खड़ी नहीं हो पाती है, अगले पैर उसके सही सलामत होते हैं और अगले पैरों से घिसटती है, जिसे हम क्रीपर काउ कंडीशन के नाम से जानते हैं। हाइपोमैग्नीशियमिक टेटेनी, ग्रास टेटेनी, लैक्टेशन टेटेनी और ग्रास स्टैगर के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कारण इसके अलग-अलग होते हैं। मुख्य रूप से लैक्टेशन के समय ज़्यादा हरी घास दी जाती है और घास में मैग्नीशियम की कमी होती है, या फिर वहाँ पर घास के ऊपर पोटेशियम युक्त अधिक या नाइट्रोजन जो उर्वरक हैं, उनका अधिक उपयोग करने के कारण ये समस्या पैदा होती है। पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया घोड़े से संबंधित है, ठीक है? जब घोड़े को एक दिन यदि रेस्ट दे दिया जाए, उसको ज़्यादा खाना दे दिया जाए कार्बोहाइड्रेट युक्त, तो अ, वहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों की क्षति हो जाती है, मांसपेशियों का डिजनरेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों की क्षति होने की वजह से जो मायोग्लोबिन है, वो यूरिन में आता है, जिसकी वजह से मास मायोग्लोबिनूरिया उसे हम कहते हैं, पैरालाइटिक मायोग्लोबिनूरिया कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है प्रेग्नेंसी टॉक्सेमिया। इसको हम ब्रीडिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कीटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और ये मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? सूअरों की बीमारी है। और हाइपोग्लाइसेमिया या 3 डे पिग सिकनेस या बेबी पिग डिजीज, ये भी किससे संबंधित है? पिग्स से संबंधित होती है, ठीक है? और क्या नाम, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, यदि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया की बात करें तो ये शीप और गोट की है, इसको इस तरह से लिख लें, शीप एंड गोट, इस तरह से, ठीक है? और ये हो जाएगी अपने पिग की। और डेयरी काउ, ये जी फैटी काउ सिंड्रोम, इसको भी हम प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया इन काउ। यदि गाय में प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया पूछे तो हम क्या बोलेंगे? उसको फैटी काउ सिंड्रोम कहेंगे। शीप और गॉट में प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया को किस नाम से? कीटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी या किडिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक? तो ये अपना हो गया मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।